वेलकम बैक टू द चैनल स्टूडेंट। तो आज हम लोग करेंगे जैक बोर्ड का 21 to 22 सेशन में जो मॉडल पेपर आया है क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान का, उसी का सॉल्यूशन करेंगे, देखेंगे। और ये बहुत ही आपका वीवीआई है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी से ये जो आपका फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होगा मे बी इसी से क्वेश्चन रहेगा। इसका दो सेट है, आज हम लोग सिर्फ सेट 1 करने वाले हैं, उसके बाद फिर सेट 2 का भी वीडियो मैं जल्दी बनाऊँगा। तो चलिए फटाफट बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते, क्वेश्चन को देखते हैं आगे। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये हिस्ट्री इतिहास से क्वेश्चन है। 1815 ईस्वी में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई? ठीक है, तो किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई थी? तो ऑप्शन देखिए, वाटरलू है, न्यू ऑरिलेंस है, वेर्डून है और हॉर्स बेंड है। तो ये यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा वाटरलू वाला। ठीक है, क नंबर को चूज करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है कि क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्ग में विभक्त था? ये ध्यान दीजिएगा, अभी जो क्वेश्चन है ये सारा फर्स्ट चैप्टर जो फ्रांसीसी क्रांति है उसी से ही क्वेश्चन दिया हुआ है। तो समाज कितने वर्ग में विभक्त था? तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ख नंबर, 3 वर्ग में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता है? तो चर्च का जो कार्य करते हैं उन्हें देखिए, ऑप्शन सामंती, सर्वहारी वर्ग, पादरी वर्ग और जदीदी। तो ध्यान दीजिएगा, जो चर्च के हेड होते हैं वो पादरी होते हैं, तो पादरी वर्ग के लोग चर्च का कार्य करते थे। उसके बाद फ्रांस का संविधान किस वर्ष बना है? तो फ्रांस का संविधान जो है आपका ये 1791 ईस्वी में बना है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि फ्रांस में 1793 से 1794 ईस्वी के मध्य के काल को किस नाम से जाना जाता है? इस काल को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आतंक का राज, निरंकुश राज, गणतांत्रिक राज, तानाशाही राज। तो अब ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा क नंबर, आतंक का राज। ठीक है, उसके बाद आपका 1906 क्वेश्चन है, 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, जार निकोलस 2। यहाँ ध्यान दीजिए, जार निकोलस 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, तो जार निकोलस 2 था। अब तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। उसके बाद आपका 7 नंबर जो क्वेश्चन है कि रूसी संसद का क्या नाम था? तो रूसी संसद का जो नाम है उसे कहते हैं हम लोग ड्यूमा। ठीक है, घ नंबर ऑप्शन चूज कीजिएगा, ड्यूमा। और आप लोग काम करें, कॉपी ले लें और कॉपी में ये क्वेश्चन आंसर लिखते जाएं फटाफट। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, वोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? तो वोल्शेविक पार्टी का नेता जो था वो था लेनिन। ठीक है, 9 नंबर जो आपका क्वेश्चन है कि रूसी क्रांतिकारियों के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो ऑप्शन देखिए, फर्स्ट है आपका प्रथम विश्व युद्ध से रूस को हटाना, सेकंड ऑप्शन है जमीन किसानों को देना, थर्ड है कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण और फोर्थ ऑप्शन है कि गैर रूसी जातियों को समानता का दर्जा देना। तो इसमें आपको चूज करना है कि कौन पहला और दूसरा सही है, या दूसरा या तीसरा सही है, या तीसरा चौथा सही है, या उपर्युक्त सभी सही है। तो इसमें आप ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है डी नंबर हो जाएगा आपका आंसर, घ नंबर, उपर्युक्त सभी। ठीक है, इसमें जो है आपका चारों ऑप्शन सही है, डी नंबर आप चूज करेंगे, उपर्युक्त सभी। 10 नंबर क्वेश्चन है कि खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमेशा ये क्वेश्चन को पूछा गया है, और तो ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, खूनी रविवार के नाम को किस दिन से जाना जाता है? इसका आंसर आप जो चूज कीजिएगा वो होगा 9 जनवरी 1905, ख नंबर। ठीक है, 9 जनवरी 1905। उसके बाद देखिए आपका एक और बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ये 11 नंबर जो क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यह हमेशा नोटिस कीजिएगा, क्वेश्चन पूछता है, इसको भी आप नोट कर लेंगे, ये क्वेश्चन भी आपका वीवीआई है। तो इसका आंसर देखिए आपका ख नंबर 2.4, 2.4% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये भूगोल का क्वेश्चन है, यहाँ से भूगोल का क्वेश्चन स्टार्ट है, भारत की मानक यमयोत्तर रेखा कौन सी है? तो इसका आप आंसर देखेंगे सी नंबर, ग नंबर कि 82 डिग्री 30 अंश पूर्व देशांतर भारत का मानक यमयोत्तर रेखा है। ठीक है, उसके बाद कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? 30 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? ये गवर्नमेंट जॉब, ऐसे गवर्नमेंट जॉब वाले एग्जामों में भी पूछा जाता है, तो इसको नोट रखेंगे और याद रखेंगे।
देखिए इसमें आपका जो ऑप्शन है पहला गुजरात, दूसरा मध्य प्रदेश, झारखंड और उड़ीसा। तो ध्यान देंगे गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश से गुजरता है, उड़ीसा से नहीं गुजरता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका घ नंबर हो जाएगा। घ नंबर नोट कर लीजिएगा। अब तक अगर ये आप वीडियो को अपने फ्रेंड लोगों के पास भी शेयर कर दें फटाक से, ताकि उन लोगों के लिए भी ये हेल्पफुल हो जाए और एग्ज़ाम अच्छे से उन लोग भी दे पाएँ। उसके बाद देखिए ये भी बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन 14 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है। बहुत कोई कंफ्यूज हो जाते हैं कि भारत में है, भारत में है, नहीं, ना भारत में है ना चीन में है, ये जो है आपका नेपाल में है। ग नंबर इसका ऑप्शन चूज कर लीजिएगा, नेपाल। उसके बाद आपका 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक स्थलीय भाग जो तीन ओर समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं। ये बहुत ही कॉमन है। देखिए द्वीप, पहला ऑप्शन द्वीप, ये चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है, जल से घिरा होता है। तट, तट तो किनारा को कहते हैं। थर्ड ऑप्शन है प्रायद्वीप और फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, इसे प्रायद्वीप कहते हैं। भारत का अगर नक्शा को देखिएगा तो उसमें तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, तो वही एक स्थलीय भाग जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, बाढ़ वाले मैदान के नए तथा युवा निक्षेप को किस नाम से जाना जाता है। तो बाढ़ वाला जो नया युवा निक्षेप होता है उसे हम लोग खादर के नाम से जानते हैं। ठीक है, दो होता है, एक बांगर खादर। तो यहाँ खादर आपको चूज करना है, मतलब युवा निक्षेप को खादर कहते हैं और वो जो पुराना होता है उसे भांगर कहते हैं। यहाँ भांगर है, एक्चुअली बांगर होता है। ठीक है, तो इसका ग नंबर चूज कर लीजिएगा। फिर 17 क्वेश्चन है, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पश्चिम गोवा का जो पश्चिम तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है, इसका आंसर आप चूज कर लीजिएगा ग नंबर, कोंकण। ठीक है, ये कोंकण नाम से जाना जाता है। उसके बाद 18 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, लक्षद्वीप। ठीक है, उसके बाद 19 नंबर देखिए, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी का है। तो सबसे बड़ा अपवाह द्रोणी जो है वो अमेजन का है। ठीक है, अमेजन का जो जंगल पड़े हैं वही अमेजन का। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो भारत की दो नदी है जो अरब सागर से गिरती है, अरब सागर में जाकर के गिरती है। जैसे उसमें आपका आंसर हो जाएगा, यहाँ सी नंबर चूज कर लेंगे, नर्मदा नदी। ठीक है, उसके बाद आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि लमपुर, ये ध्यान दीजिए, लमपुर नहीं पालमपुर होगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, पालमपुर होगा। ओके, आप इसको देख लीजिएगा, पालमपुर। तो पालमपुर की गांव की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है। ये जो क्वेश्चन है वो अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है। तो पालमपुर में कितने प्रतिशत, तो देखिएगा यहाँ पे 75%, ग नंबर ऑप्शन चूज कर लीजिएगा इसका, 75% जनसंख्या। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है कि खरीफ फसल की अवधि क्या है। खरीफ फसल ये जो है उसकी अवधि आपको बताना है। तो खरीफ फसल की जो अवधि होती है वो जून से अक्टूबर तक होती है। ठीक है, उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए ये भी अर्थशास्त्र का ही क्वेश्चन है। 23 नंबर का बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि हरित क्रांति का संबंध है। हरित क्रांति का संबंध किससे है। खाद्यान्न के उत्पादन से, दूसरा तिलहन के उत्पादन से, दुग्ध के उत्पादन से, मत्स्य के उत्पादन से। ठीक है, तो दूध से उत्पादन सफ़ेद क्रांति, मत्स्य पालन नीली क्रांति, तिलहन जो है आपकी पीली क्रांति हो जाएगी। तो हरित क्रांति जो है सिर्फ खाद्यान्न के उत्पादन से है। ठीक है, इसका आप आंसर क नंबर चूज कर लीजिएगा, खाद्यान्न के उत्पादन से। उसके बाद आपका है 24 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है। ये भी अर्थशास्त्र का ही क्वेश्चन है। कार्यशील पूंजी का उदाहरण कौन सा है देखिएगा, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ग नंबर, नगद पैसा तथा कच्चा माल। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन एक गैर कृषि कार्य है। ये देखिएगा अक्टूबर मंथ में जो टेस्ट हुआ था, आपका एग्ज़ाम जो हुआ था स्कूल में, एक टेस्ट हुआ होगा, उसी से संबंधित क्वेश्चन है। यही सब क्वेश्चन दिया गया था। अगर वो वीडियो को नहीं देखे होंगे तो आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जा कर के देख लेंगे।
ऑप्शन है आपका कि खेतों की जुताई करना, सिंचाई करना, फसल की देखभाल करना, खाद एवं बीज की बिक्री करना। तो इसमें आप देखिएगा आपका आंसर जो हो जाए गैर कृषि कार्य, तो खाद एवं बीज की बिक्री करना। ठीक है। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन एक कहता है कि जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। ठीक है। दूसरा कथन है कि मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की भांति ही प्रतिफल प्रदान करता है। आपको इसमें से 4 को ऑप्शन चूज करना है। पहला कि केवल कथन 1 सही है, केवल 2 कथन सही है, या फिर कथन 1 2 दोनों सही है, या फिर दोनों गलत हैं। तो इसका जो आप आंसर देखिएगा वो आंसर हो जाएगा इसका सी नंबर, जो ग नंबर है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है। ठीक है, ये दोनों सही है। उसके बाद 27 नंबर जो क्वेश्चन है कि किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है। तो देखिए इसका आंसर आप चूज कर सकते हैं ए नंबर कि शिक्षित एवं स्वास्थ्य जनसंख्या। शिक्षित एवं स्वास्थ्य जनसंख्या वही आपकी जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है। ठीक है। उसके बाद आपका 28 नंबर में देखिए क्वेश्चन कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है। दैट मीन्स कि बेरोजगारी की परिभाषा दी गई है, आपको बताना है कि कौन सा बेरोजगारी को परिभाषित करता है। पहला देखिए क नंबर में लिखा हुआ है कि जब प्रचलित मजदूरी की दर से कम मजदूरी पर लोग काम करते हैं। दूसरा है कि जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने को इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है। तो देखिए इसका आंसर आपका जो है ख नंबर ही हो जाएगा। ख नंबर को चूज करेंगे कि जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है। ठीक है, उसे ही हम लोग बेरोजगारी कहते हैं। उसके बाद 28 के बाद 29 नंबर देख लीजिए कि प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं। तो प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए देखिए यहाँ 2 ऑप्शन आपका जो है सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लॉटो शिविर, ये दोनों चलाए गए हैं। इसीलिए आप इसमें ग नंबर ऑप्शन को चूज कर लीजिएगा। ग नंबर पे क एवं ख दोनों। ठीक है। उसके बाद मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है। मौसमी बेरोजगारी ऑप्शन पहला है कि जब उच्च डिग्री धारक को रोजगार ना मिले, फिर जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार मिलता है। तो देखिए आपका इसका आंसर ख नंबर ही हो जाएगा कि जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार मिलता है उसे हम लोग मौसमी बेरोजगारी कहते हैं। दैट मीन्स कि मौसम के आधार पर रोजगार मिलना। ठीक है। उसके बाद आपका 31 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो देखिए आप अगर पढ़े हो तो लोकतंत्र की परिभाषा है कि जनता जनता के लिए जनता के द्वारा चलाए गए शासन को लोकतंत्र कहते हैं। तो एक शब्द में अगर हम कहना चाहें लोकतंत्र के बारे में तो कह सकते हैं कि लोगों का शासन। ठीक है, लोगों का शासन को लोकतंत्र कहते हैं। तो 31 जो है 31 नंबर क्वेश्चन उसमें ग नंबर चूज कर लेंगे। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। लोकतंत्र की विशेषता नहीं है वो बताना है आपको। तो इसमें आप देखिए पहला ऑप्शन है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावी मुकाबला। दूसरा नंबर है कि एक ही राजनीतिक दल का शासन। ग नंबर है एक व्यक्ति एक वोट एक मूल। और घ नंबर कानून का राज और अधिकार का आदर। ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कि विशेषता नहीं है, तो कौन सी विशेषता यहाँ पे नहीं है। तो ख नंबर देखिए कि एक ही राजनीतिक दल का शासन, ये विशेषता नहीं है। ठीक है, क्योंकि इलेक्शन होता है चेंज होते रहता है। तो 32 का ख नंबर चूज कर लेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में। 33 नंबर देखिएगा इनमें से कौन सा कथन गलत है। ज़्यादातर आपका क्वेश्चन जो है पॉजिटिव वे में नहीं दिया गया है कि दैट मीन्स कि क्वेश्चन होता है ना कि क्या है, ये सही है, सही चीज़ को चूज करना है। इसमें क्वेश्चन ज़्यादा अर्थ ये आपका जो है ये राजनीतिक शास्त्र का ये सब क्वेश्चन है, बहुत ही घुमाता है। नहीं है वही बताना है, जिससे बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान से पढ़ना है। एक बार एकदम हड़बड़ी में चूज नहीं कर लेना है, ध्यान से पढ़ लीजिए उसके बाद कीजिए। ठीक है, तो आपका सही मार्क्स आएगा। अच्छा नंबर लाए, मेरा यही विश है कि आप लोग अच्छा मार्क्स लेकर के आए एग्ज़ाम में। देखिए इसमें तो कौन सा कथन गलत है। आप पहला पढ़िए कि लोकतंत्र जो है लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासक का चुनाव लोग करते हैं। तो ये देखिए ये तो सही है। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के पास होनी चाहिए। ठीक है,
तो ये भी आपका सही है। उसके बाद देखिए लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें वंशानुगत शासक द्वारा शासन चलाया जाता है। तो ये देखिए ये नहीं होता है, लोकतंत्र में हम ही चुनते हैं। ग नंबर ऑप्शन देखिए, लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति डेमोक्रेसी से हुई है, तो लोकतंत्र ये भी सही है आपका। तो इसमें जो आपका ग नंबर है उसका आप चूज करेंगे, ठीक है, जिसमें वंशानुगत शासक द्वारा शासन चलाया जाता है, ये आपका 33 का ग नंबर ऑप्शन को चूज करेंगे। उसके बाद आपका 34 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है। देखिए यहाँ पे देखिए अच्छा नहीं है, ये आपको बताना कौन सा तर्क अच्छा नहीं है। पहला तर्क है लोकतंत्र में मतभेद और टकराव का संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। उसके बाद आपका ख नंबर ऑप्शन देखिए, लोकतंत्र शासन पद्धति दूसरे से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। उसके बाद ग नंबर है आपका, लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। और घ नंबर, लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है। ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो घ नंबर ही हो जाएगा। उसके बाद आप 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने कब सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की। तो देखिएगा इसमें आप आंसर चूज कर लीजिए 1999, ठीक है, 1999 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 36, दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ था। तो दक्षिण अफ्रीका जो स्वतंत्र हुआ था वो आपका 1994 में हुआ था, 1994 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद आपका 37 नंबर है, रंगभेद की नीति इनमें से किस देश में प्रचलित थी। तो पढ़े होंगे आप, रंगभेद, काला गोरा का भेदभाव का जो नीति था वो किस देश में प्रचलित था। तो यहाँ देखिए क्लियर है आपका, दक्षिण अफ्रीका में ही शुरुआत हुआ था रंगभेद की नीति, जिसके खिलाफ है, जो कि हमारे महात्मा गांधी भी समर्थन दिए थे दक्षिण अफ्रीका में। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी। भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ये ग नंबर 299, ठीक है, ग नंबर चूज कर लीजिएगा 299। उसके बाद लोकतंत्र संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं करता है। तो कौन सा प्रावधान नहीं करता है लोकतांत्रिक संविधान में। देखिए पहला ऑप्शन है शासन प्रमुख का अधिकार, दूसरा शासन प्रमुख का नाम, तीसरा विधायिका का अधिकार, और जो चौथा नंबर है देश का नाम। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ख नंबर, शासन प्रमुख का नाम। उसके बाद जो आपका लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने किस दिन अपना काम पूरा किया। तो अगर आप संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो देखिएगा संविधान की प्रस्तावना के अंत में लिखा हुआ है कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित किया जाता है। ऐसा कुछ अंत में आपका संविधान में लिखा हुआ है, संविधान की प्रस्तावना का अंत में। जो एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं वो भी देखिएगा, लास्ट पेज जो आपका फर्स्ट पेज होता है उसमें संविधान का प्रस्तावना दिया हुआ रहता है। तो उसमें आप देखिएगा ये लास्ट में दिया हुआ रहता है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ठीक है, तो इस तरह आपका जो है सारा क्वेश्चन सामाजिक विज्ञान का कंप्लीट हो गया है। अब आप एक काम कीजिएगा, बस रिक्वेस्ट है मेरा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत से ऐसे व्यूअर्स हैं जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करें, तो वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग को इससे हेल्प मिल सके। बस ज़्यादा लोग को हेल्प मिलेगा उसी में मुझे खुशी मिल जाएगा, इसीलिए वीडियो को शेयर करें और लाइक ज़रूर करें बस। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।